की ओर से कई मुद्दों पर सवाल उठाए गए। इसी दौरान लिट्टीपाड़ा के विधायक हेमलाल मुर्मू ने पेयजल आपूर्ति को लेकर बड़ा सवाल रखा। संथाल परगना में गंगा जल आधारित पेयजल योजना की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि किन किन प्रखंडों को इससे लाभ मिल रहा है, जिस पर विभागीय मंत्री ने विस्तृत जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रांश नहीं मिलने की वजह से 42.18% कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ है। बावजूद इसके राज्य सरकार अपने संसाधनों से योजनाओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है। गंगा जल आधारित तो योजना किन किन प्रखंडों को आच्छादित करता है संथाल परगना में, माननीय मंत्री से उसका रिपोर्ट ये दे दे। और हमारे विधानसभा का लिट्टीपाड़ा और आमड़ापाड़ा ये दो प्रखंड गंगा आधारित योजना से आच्छादित है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। कि योजनाएं पैसा के अभाव में चालू नहीं हो पाया महोदय, और हम तो बार बार कह रहे हैं कि जब राज्य सरकार केंद्रांश के रूप में केंद्र का पैसा हमको नहीं मिला तो राज्य सरकार पिछले वित्तीय वर्ष में 1231 करोड़ रुपया लागत किया है महोदय, लगाया है। और इस वित्तीय वर्ष में भी हम लोग उस योजनाओं में पैसा देंगे महोदय राज्यांश के रूप में। केंद्र का पैसा नहीं मिला है, जिसके चलते योजनाएं लंबित है। और देखिए, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में एक बड़ा मंदिर बन गया है, लेकिन क्या कोई राहुल गांधी या सोनिया गांधी वहां गए हैं? उन्हें सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक से मतलब है। यही वजह है कि वे एसआईआर और ईवीएम का विरोध करते हैं। अयोध्या जो है मंदिर इतना बढ़िया बन गया, 500 साल की गुलामी खत्म हुई। आज तक गांधी परिवार से न सोनिया जी, न राहुल जी, न प्रियंका जी कोई गए हैं। तो इनको किसी में आस्था नहीं है, उनको केवल मुस्लिम वोट बैंक में आस्था है। और एसआईआर का जो विरोध है बंगाल में, जो मैंने बताया, चाहे मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, दिनाजपुर हो, चाहे 24 परगना हो, चाहे मेदिनीपुर हो, चाहे कोलकाता हो, जिस तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा है वो 1907 से लेकर 1947 तक जो भारत की स्थिति थी, जिसमें कांग्रेस मुस्लिम परस्त राजनीति कर रही थी, आज भी वही कर रही है। और एसआईआर और ईवीएम का विरोध इसी कारण से होगा। और झारखंड विधानसभा के बाहर आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक सवाल के जवाब में मंदिर में पूजा करने और वंदे मातरम जैसे मुद्दों पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी वंदे मातरम को स्वीकार नहीं किया है। वहीं पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आज सदन के बाहर विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि सदन के अंदर विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मातरम गीत को लेकर के जैसे काट छाट किया तो हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो गए। आज भी अगर पार्लियामेंट को उस बहस को मैं देख रहा था, कई लोग खुल करके कह रहे हैं हम गाएंगे नहीं। और राहुल गांधी और कांग्रेस की एनडीए अलायंस के लोग संविधान लेकर के लोग घूमते हैं, अपने को सेकुलर कहते हैं। भाई आप हमारे मंदिर में भी आप दीप नहीं जलने दोगे, वहां भी हमें भजन कीर्तन नहीं करने दोगे, तो यह हिंदुस्तान है। अब ये नहीं चलेगा। ये तो दिखाई भी पड़ रहा है 3 दिन से बीजेपी की क्या तैयारी। खाली झूठ का पुलिंदा, आंकड़ों का गलत आंकड़ा पेश करके केवल जनता को और विधानसभा को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उसके पास कोई आंकड़ा नहीं है। प्रदीप यादव वही तो आंकड़ा दिखा रहे हैं। भाई आंकड़ा दिखा रहे हैं प्रदीप जी, तो सवाल है कि उसका जवाब भी तो विभागीय मंत्री दिए। और देखिए, झारखंड विधानसभा के बाहर आज विपक्ष ने राज्य सरकार के चुनावी वादों को याद दिलाते हुए प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सरकार के 7 वादों को याद दिलाते हुए बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। विपक्ष ने कहा कि सदन में महज 2 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में सरकार की ओर से किए गए चुनावी वादों को याद दिलाना जरूरी है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। झारखंड विधानसभा के बाहर इस समय विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है और सरकार के जो वादे हैं वो वादे याद दिलाने की कोशिश है। सीधे हम बात करेंगे। क्या हुआ तेरा वादा ओहे मन सरकार, बताइए तो भूलने देंगे ना हम, भूलेंगे ना हम, वादा तो पूरा करना ही होगा। क्या हुआ तेरा वादा, इसीलिए आज हम लोग 7 वादा को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। देख सकते हैं क्या हुआ वादा गाकर जो बीजेपी की विधायक नीरा यादव बोल रहे हैं कि क्या कहेंगे ये बात चले तो वहीं कर देते।
तमाम जो है विधायक हैं यहाँ पर, बोले कि प्रदीप जी क्या जो वादा जो है याद दिलाया जा रहा है? अपनी बातों से मुकरती है और केंद्र सरकार पे ठिकरा फोड़ती है। सरकार को अगर हम लोग सड़क बनाने की मांग करते हैं तो जवाब आता है कि हमारे पास फंड नहीं है। तो ये सरकार की जिम्मेवारी होती कि सड़क कैसे बनेगा, छात्रों को छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी। ये सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे, किसानों का कैसे उनका फंड मिलेगा, ये सारा बात सरकार की जिम्मेवारी है, न कि विपक्ष की जिम्मेवारी है। देख सकते हैं कि गा कर बोल कर यहाँ पर विरोध कर तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर विपक्ष जो है यहाँ पर राज्य सरकार के पास एक संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वास्तव में सदन के अंदर और बाहर, जो कि नीरज यादव ने पूर्व में भी कहा था कि बोलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका निभा रही है और बाकायदा कांग्रेस की ओर से प्रदीप यादव खुद सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन फिलहाल जारी है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और देखिए, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक राज सिन्हा ने कहा कि ये सरकार राज्य की बेहतरी के लिए कुछ भी करने वाली नहीं, पैसे नहीं खर्च कर रही। विपक्ष का कहना है कि सरकार ना तो सवालों के जवाब दे पाती है और ना ही राज्य हित के मुद्दों पर स्पष्टता दिखा रही है। बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहे कि राज्य के विकास के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। जिन मदों में पैसा खर्च नहीं हुआ उस पर भी सरकार चुप है और चुनाव के समय किए गए वादों को भी उस पर भी सरकार खामोश ही है। के बाद ही लग गया था कि सरकार इस राज्य के बेहतरी के लिए कुछ नहीं लाने वाली है, कुछ करने वाली नहीं है। जो पैसे खर्च नहीं कर पाई उनके विषय में कुछ बोलने वाली नहीं है, या जो वादे किए थे उसने इस राज्य के लिए उन वादों पर कुछ बोलने वाली नहीं है। और उसी प्रकार से जवाब भी आना शुरू हुआ तो हम लोगों ने कहा कि उसके बैठ करके कुछ फायदा नहीं, सरकार वही अपना बिल बजाते रहेगी। बड़ी खबर रांची से है, जहां झारखंड में छात्रवृत्ति का मुद्दा अब राजनीतिक भूचाल बन चुका है। सदन में सड़क तक विपक्ष सरकार को घेर रही है और इसी विवाद के बीच राज्य सरकार के मंत्री चमरा लिंडा ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण बयान दिया है। आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने आज पूरे मुद्दे पर साफ साफ स्थिति रखी है। मंत्री का कहना है कि जब तक केंद्र का इंटेंशन क्लियर नहीं होगा तब तक समाधान में दिक्कत रहेगी। हमारे पास बजट का प्रावधान है, लेकिन केंद्र का हिस्सा आए बिना हम दरवाजा ओपन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 8वीं तक की छात्रवृत्ति में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये राज्य सरकार के दायरे में आती है और 70% भुगतान पूरा किया जा चुका है। असल समस्या वही होती है जहां केंद्र राज्य शेयरिंग है। मंत्री ने बताया कि अगर केंद्र का शेयर राज्य तक नहीं पहुंचेगा तो वित्त विभाग हमें पैसे जारी नहीं कर पाएगा। बजट होते हुए भी दरवाजा बंद रहता है, यही सबसे बड़ी टेक्निकल समस्या है। मंत्री चमरा लिंडा ने केंद्र की नई प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। और अब आपको ये बताते हैं कि छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए झारखंड सरकार को कब कितनी राशि की जरूरत पड़ी और कितनी राशि उन्हें मिली है। तो देखिए, साल 2023 और 24 में 271.37 करोड़ की मांग राज्य सरकार ने की थी। पोस्ट मैट्रिक के लिए बीसी कैटेगरी में मात्र 77.21 करोड़ रुपए मिले हैं। 2024 और 25 की बात करें तो जरूरत 254 करोड़ रुपए की थी, लेकिन दिया गया 33.77 करोड़ रुपए। पोस्ट मैट्रिक के लिए 2025-26 में 370 करोड़ की जरूरत थी और मिला कितना, तो हम आपको बता दें कि 2025-26 में पोस्ट मैट्रिक के लिए एक भी पैसा नहीं मिला। प्री मैट्रिक के लिए 2023 से 24 में 67 करोड़ की जगह 7 करोड़ रुपए मिले। 2024-25 में प्री मैट्रिक के लिए 66 करोड़ की जगह 12 करोड़ ही मिल पाया। प्री मैट्रिक के लिए 2025 और 26 में 45 करोड़ की जरूरत थी और दिया गया 3 करोड़ रुपए। अब आपको ये भी बता देते हैं कि छात्रवृत्ति के मुद्दे पर मंत्री चमरा लिंडा ने क्या कहा और केंद्र पर क्या आरोप लगाए हैं। उन्होंने सबसे पहले ये लिखा है कि कक्षा 1 से 8 में 70% भुगतान पूरा, और इसके अलावा आपको बता दें कि रुकावट शेयरिंग में आ रही है, ये बताया गया। छात्रवृत्ति का पैसा केंद्र सरकार ने रोक रखा है, चमरा लिंडा ये बता रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार सीधे पैसा स्टेट को नहीं दे रही है, ये भी उन्होंने कहा। छात्रवृत्ति के लिए राज्य सरकार को केंद्र से पैसे मांगने होंगे और तब पैसे मिलेंगे। पैसे मांगने पर ही केंद्र छात्रवृत्ति की राशि जारी करेगा। इसके साथ साथ अभी केंद्र की तरफ से 3 से 4 करोड़ की राशि दी गई है
और केंद्र को वापस 3 से 4 करोड़ की राशि भेज भी दी जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। योजना लागू होने के बाद इस साल की राशि मिलेगी। तो ये तमाम बातें चमरा लिंडा की तरफ से की जा रही हैं। आपको बता दें कि जितने की जरूरत पड़ी है साल दर साल, उससे कई कम पैसे, कई कम राशि जारी की गई है। क्या कुछ कह रहे हैं चमरा लिंडा, पहले आप वो सुन लीजिए। टेंशन नहीं क्लियर होगा तब तक समाधान में प्रॉब्लम है। देखिए, हमारे पास बजट का प्रावधान भी है, लेकिन हम तब तक उसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं जब तक केंद्र का हिस्सा नहीं आ जाए। 1 से 8 क्लास तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टेट देता है, इसलिए ST SC OBC 70% हो चुका है 1 से 8 क्लास तक। प्रॉब्लम कहाँ पर है? जहाँ पर शेयर है। अब जहाँ पर शेयर है तो शेयर जब तक वहाँ, शेयर में भी प्रॉब्लम कहाँ पर है? अगर वो शेयर नहीं आएगा मेरे पास तो मेरा पैसा मेरे पास आएगा ही नहीं वित्त विभाग से, वो दरवाजा ओपन ही नहीं होगा, खुलेगा ही नहीं, बजट मेरे पास होने के बावजूद भी। तो ये बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। दूसरी एक चीजें आ रही हैं सॉल्यूशन के लिए कि केंद्र सरकार अब सीधे स्टेट को पैसा नहीं दे रही है, इस छात्रवृत्ति वाला वो अपने पास रख रही है। अब उसका कहना है कि ठीक है, अब जब मांगेंगे आप तब हम देंगे। तो अब हम जब मांगेंगे तब वो देते जाएंगे, तो ये सॉल्यूशन हो सकता है। मगर जो पैसा अभी छोटा मोटा दिया है, थोड़ा बहुत 3-4 करोड़ दिया है केंद्र से, उसको फिर वो वापस जाएगा, अभी वापस जाएगा, देन फिर से स्पर्श वाला योजना लागू होगा। तो शायद ये संभव हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन निकल जाए। लेकिन फिर भी हम लोग सेशन के बाद दिल्ली जाने को चाह रहे हैं। दिल्ली जाकर के इन समस्याओं का समाधान करेंगे। हमको बहुत सिंसियरिटी है बच्चों का प्रॉब्लम के प्रति। और देखिए, चाईबासा जिले के बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य बनाने की बात कहकर नेपाल भेजा गया। इस मामले में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 27 बच्चों को नेपाल भेजे जाने की बात सामने आई। चाईबासा के रांगामाटी गांव में नेपाल भेजे गए 11 बच्चों में से 2 बच्चों के वापस घर लौट आने के बाद इस बड़े मामले का खुलासा हुआ है। रंगामाटी गांव के बच्चों के परिजनों ने डीसी से मिलकर नेपाल से उनके बच्चों को बंधक बनाकर रखने, धर्म परिवर्तन के लिए मुंडन करने का आरोप लगाया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस मामले में गंभीरतापूर्वक जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जिला प्रशासन की टीम इस मामले में रंगामाटी गांव भी पहुंची थी। और आइए अब आपको बताते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और धर्मांतरण मामले में अब तक क्या क्या किया गया है, कैसे जांच आगे बढ़ी है। तो देखिए, चाईबासा के 27 बच्चों को नेपाल भेजकर धर्मांतरण कराया गया। रंगामाटी गांव में 27 बच्चों को नेपाल भेजा गया। बच्चों को बहला फुसलाकर नेपाल भेजा गया था। 27 बच्चों में से कुल मिलाकर 16 बच्चे जो थे वो नाबालिग थे। 2 बच्चे भागकर किसी तरह से अपने घर लौट कर आए हैं, अपने गांव लौट कर आए हैं। बच्चों की वेशभूषा देखकर परिवार वाले हैरान परेशान हैं। गांव पहुंचे बच्चों का मुंडन भी करा दिया गया था। बच्चों ने परिवार को अपनी आप बीती बता दी, उन्हें सुनाई कि उनके साथ क्या क्या किया गया था। ग्रामीण मुंडा और 3-4 लोगों पर साजिश के आरोप लगा रहे हैं। 11 नवंबर 2025 को 11 बच्चों को बहला फुसलाकर नेपाल भेजा गया। तस्करों ने रुपए और उच्च शिक्षा का लालच दिया था। लालच देकर बच्चों को चाईबासा से नेपाल भेज दिया गया। नेपाल में धर्मांतरण को लेकर बच्चों का मुंडन कराया गया। ज्यादातर बच्चे ड्रॉप आउट और कुछ स्कूल में पढ़ते भी हैं। परिवार वालों ने डीसी से वापसी की गुहार लगाई है और डीसी के ही आदेश पर जांच के लिए टीम का गठन भी किया गया है। अब आपको 9 दिसंबर की बात बताते हैं। 9 दिसंबर को टीम छानबीन के लिए गांव भेजी गई। उसके बाद बच्चों को वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। परिवार और प्रशासन का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुना देंगे। बच्चा को पढ़ाएंगे तो और ये घर बिल्डिंग बनाएंगे बोल रहे हैं। अच्छा, तो पैसा वैसा नहीं है, मुंडा जी ऐसा बोल रहे हैं। तो इस बोल रहे तो कहीं से भी मांगो और बच्चा को पढ़ना सिखाना जरूरी है। उधारी लेके? हाँ, उधारी से पैसा। कितना दिए पैसा? 3000 दिए। कब ले गया? कब ले गया? 11 तारीख को बच्चा को ले लिया। के बारे में पता चला है अलग अलग प्रखंड से, जो कि किसी शिक्षा के या किसी अन्य प्रयोजन के नाम पर यहाँ से नेपाल ले जाए गए हैं। अब इसमें ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनसे बाल मजदूरी कराई जा रही थी या उनका धर्म परिवर्तन करा करके कोई ऐसी शिकायत थी, लेकिन हम लोग इसकी तह तक पहुँच रहे हैं और ये हम लोग इस चीज़ को बहुत गहराई से देख रहे हैं कि कहीं ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का तो मामला नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी प्रकार से सभी बच्चों को उनके परिवार से के पास वापस ले आए और
यदि परिवार को भी इस संबंध में कोई अन्य सुझाव देना है या कोई अन्य उन्हें सहयोग चाहिए तो बिल्कुल आकर के बताएं। अगली खबर देवघर से, जहां नगर थाना इलाके में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मॉडर्न पब्लिक स्कूल के पास देर रात यह हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार स्कूल गेट के पास खड़े आलोक कुमार को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में उन्हें निजी अस्पताल में इलाजरत रखा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत की खबर है। मृतक के भाई और बीजेपी नेता सह बिहार भूमिहार एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। मृतक के भाई ने यह दावा किया है कि कार सवार लोग मेहर गार्डन से पार्टी कर लौट रहे थे। झामुमो नेता घटनास्थल पर पहुंचकर कार हटाने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही धमकी भी दी। परिवार के पास सीसीटीवी फुटेज है। उधर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। देवघर सदर अस्पताल शव को भेजा गया, जहां परिजनों की भीड़ उमड़ी हुई है। पुलिस अधीक्षक महोदय से लोकल थाना प्रभारी ने और वहाँ जो भी लोग मौजूद थे, थाना प्रभारी थे या कौन पदाधिकारी थे, लिपापोती करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रात में टॉर्च जला कर एक एक सबूत मिटाया जा रहा था कि कहीं कोई खून का धब्बा तो नहीं है, कहीं कोई जो ड्राइविंग कर रहा था उसका कोई निशान तो नहीं है, कोई चप्पल तो नहीं है। मुझे इस मामले को लेकर जहाँ तक जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा, रिट याचिका दायर करनी होगी, प्रशासनिक अधिकारियों को बाय नेम इसमें नामजद करना होगा, या जो भी किसी भी दल के सत्ताधारी के रहें या विपक्ष के रहें, जो भी नेता इसमें शामिल हैं, बाय नेम हम लोग एफआईआर कर रहे हैं और हम लोग आखिरी सांस तक, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रहेंगे। बढ़ते आगे, अगली खबर दुमका से, जहां चोरों ने नगर थाने की पुलिस को चुनौती देते हुए धर्म स्थान मंदिर को अपना निशाना बनाया। नगर थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया गया। चोरों ने चांदी के श्रृंगार का सामान और पीतल के बर्तन पर हाथ साफ किया है, जिसकी तस्वीरें मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात में जुटी हुई है। रात 1 बजे चोर सामने से चारदीवारी तड़प के भीतर आया और आने के बाद दुर्गा मंदिर में ताला तोड़ा। दुर्गा मंदिर का ताला तोड़ने के बाद में माँ का श्रृंगार का सामग्री जितना था वह खोल के ले गया, सारे सामान ले गया और खीर बांटते हैं, वह टेबल को तोड़ दिया, ताला लगा हुआ था, उसमें कुछ थरिया, लोटा, शंख, घंटी, किताब, ठाकुर जी को छोड़ दिया है। ठाकुर जी भी उसमें रखते हैं, लेकिन ठाकुर जी नहीं ले गए हैं, बाकी तो सब ले गया है। अगली खबर हजारीबाग से, जहां पुलिस ने अवैध रूप से नकली विदेशी शराब बनाने के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाकों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यह खुलासा किया है। चौपारण थाना क्षेत्र के भगहर और ललकी माटी गांव में पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें भारी मात्रा में स्पिरिट, खाली बोतल, विदेशी शराब के रैपर, ढक्कन, अन्य सामग्री बरामद हुई। टीम ने मौके से 25 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 5 से 8 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है। फिलहाल माफियाओं के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी है। इसमें कहीं पे स्पिरिट जो है डंप किया गया है, तो वहाँ हम लोग छापेमारी की और करीब 250 लीटर वहाँ से स्पिरिट जब्त किए। उसी के कनेक्शन में हम लोग और थोड़ा आगे बढ़े ललकी माटी में, तो वहाँ भी हम लोग करीब 25 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त किए हैं और बहुत सारा बनाने का सामग्री है, कलरिंग एजेंट है, आपका कैरेमल है, लेबल है और EAL है, आसंजक वगैरह हम लोग वहाँ से जब्त किया। बनाने की सामग्री भी, रॉ मटेरियल स्पिरिट वहाँ से बरामद किए हैं। और जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है, गैरेज में आग लग गई है। एग्रीको ट्रैफिक सिग्नल के पास आग लग गई। ट्रैफिक सिग्नल के पास गैरेज में ये आग लगी है। गैरेज में खड़ी कार और ऑटो जलकर खाक हो गई। आग लगने से गैरेज मालिक को लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सिद्धगोड़ा थाना के एग्रीको सिग्नल की यह घटना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आग भयावह रूप से लगी है और इसीलिए लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया। बहरहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। सिग्नल के पास ये गैरेज में लगी हुई आग की तस्वीरें आप जमशेदपुर से देख रहे हैं। कार और ऑटो दोनों ही जलकर राख हो गए। देखिए, रांची से बड़ी खबर आ रही है। सड़क पर शव दफनाने के मामले में सुलह हो गई है। सड़क पर शव दफनाने का मामला और दफनाने के मामले में सुलह हो गई है। स्थानीय CO और थाना के समक्ष सुलह करा ली गई है। सड़क के नाम पर 12 फीट दिया गया। नापी में कुछ जमीन मसना का निकला। 8 फीट जगह छोड़ बाकी जगह पर मसना बन जाएगा। सड़क वाली जमीन पर ही कब्र होगा। घर के आगे ही कब्र
होने की वजह से स्थानीय लोग दहशत में हैं। बरियातू थाना इलाके के रानी बगान की ये घटना है। आपको बता दें कि बीच सड़क पर शव दफनाने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और तब जाकर इस मामले को सुलझा लिया गया है। और देखिए, इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है। रांची एयरपोर्ट से इंडिगो की आज भी 3 फ्लाइटें रद्द हो गई है। पायलट और क्रू मेंबर्स की कमी की वजह से हैदराबाद रांची, हैदराबाद और दिल्ली रांची, दिल्ली की फ्लाइट्स रद्द हो गई है। हालांकि अन्य सभी सेक्टर्स की विमान सेवाएं सुचारू रूप से चल रही है। रांची एयरपोर्ट से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन कुमार सिंह। से इंडिगो की फ्लाइट आज भी 3 फ्लाइट रद्द है। इनमें दिल्ली और हैदराबाद की है। हालांकि ये उड़ानें 15 दिसंबर तक रद्द रहेगी, लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से फ्लाइट का असर पड़ा है और लगातार उड़ानें रद्द रही है, इसका असर पूरे अगर हम बात करें परिचालन पर रहा है। लेकिन दिल्ली और हैदराबाद की उड़ानें 15 दिसंबर तक खासकर इंडिगो की फ्लाइटें रद्द रहेगी, ये कहा गया है इंडिगो के कर्मचारियों द्वारा। लेकिन पिछले कई दिनों से जिस तरह से पूरे देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर पड़ा है, कहीं न कहीं यात्रियों को इससे प्रभावित हुआ है। और निश्चित तौर पर रांची से जो भी फ्लाइट इंडिगो की जाती है उसमें हैदराबाद और दिल्ली की 15 दिसंबर तक 3 उड़ानें रद्द रहेगी। रांची से निरंजन सिंह। यहाँ रुकते हैं छोटे से